नमस्कार मित्रों, हम आज यूपीएसएससी में पूर्व के वर्षों में आए भौतिक विज्ञान में आए हुए सभी प्रश्नों की चर्चा करेंगे। जितने भी प्रश्न भौतिक विज्ञान में पूछे गए हुए हैं सबकी चर्चा आज की जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं भौतिक विज्ञान के सभी पूछे गए प्रश्नों से। तो पहला प्रश्न देखते हैं, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। एम्पियर ऑप्शन में जो दिया हुआ है वो विद्युत धारा का मात्रक है। एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। वोल्ट विभवांतर का मात्रक है। फैराडे विद्युत धारिता का मात्रक है। मूल मात्रकों की संख्या 7 है और व्युत्पन्न मात्रक कितने माने जाते हैं? 2 माने जाते हैं। ध्यान रखेंगे प्रतिरोध का मात्रक तो ओम है, लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम गुणे मीटर या ओम मीटर होता है। ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं। माप इकाइयों में सीजीएस प्रणाली, तो सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड। सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड। तो एमकेएस पद्धति जो हमारे वहाँ चल रही है मीटर किलोग्राम सेकंड, और ये पीएस भी एक पद्धति होती है फुट पाउंड और सेकंड। फुट पाउंड और सेकंड। तो यहाँ देखिए जो पाउंड होता है वो 454 ग्राम के बराबर होता है। कितने ग्राम के बराबर होता है? 454 ग्राम के बराबर होता है। आगे देखते हैं मित्रों, प्रतिबल की इकाई क्या है? तो प्रतिबल की इकाई मित्रों क्या है? तो पास्कल है। प्रतिबल की इकाई क्या है? पास्कल है। अब देखिए जूल किसकी इकाई है? ऊर्जा की। वोल्ट किसकी इकाई है? विभवांतर की। वाट किसकी इकाई है? तो शक्ति की। अब यहाँ देखेंगे बल का बड़ा मात्रक है न्यूटन और छोटा मात्रक है डाइन। छोटा मात्रक क्या है? डाइन, जो सीजीएस पद्धति में है। एक डाइन बराबर होता है 10⁻5 न्यूटन। वो वाली डाइन नहीं, पढ़ाई वाली डाइन। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि एक कॉन्सेप्ट और है इसमें। एक कॉन्सेप्ट ये है, इसी तरह से एक और मात्रक होता है अर्घ। अर्घ होता है मित्रों कार्य का मात्रक। किसका मात्रक होता है? कार्य का मात्रक होता है। अर्घ किसका मात्रक होता है? कार्य का मात्रक होता है। और 1 जूल में छोटा मात्रक है 10⁻7 अर्घ होता है। 1 जूल में कितना होता है? 10⁻7 अर्घ होता है। आगे देखते हैं मित्रों, निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है? तो कैलोरीमीटर का काम होता है ऊष्मा मापन के लिए। कैलोरी जो है ऊष्मा का मात्रक है। 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। जूल कार्य का मात्रक है, जबकि कैलोरी ऊष्मा का मात्रक है। आगे देखते हैं मित्रों, समय की एसआई इकाई क्या है? सेकेंड है। अगला देखते हैं, सर्किट में विद्युत की उपस्थिति का पता लगाने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग कर सकते हैं? तो एमीटर से भी पता चलेगा कि बिजली है कि नहीं, वोल्टमीटर से भी पता चलेगा और गैल्वेनोमीटर से भी पता चलेगा। चलिए मित्रों आगे देखते हैं, गतिशील श्यानता की इकाई क्या होती है? तो न्यूटन सेकेंड प्रति वर्ग मीटर होती है। ठीक है ना, प्रति वर्ग मीटर होती है, जिसे पॉइज कहा जाता है। क्या कहते हैं हम लोग? श्यानता की इकाई को क्या कहते हैं? पॉइज। श्यानता क्या है? तो श्यानता द्रव और गैस का एक गुण होता है जो उनके अणुओं के बीच में लगता है, जो उनकी गति का विरोध करता है। तो देखेंगे श्यानता किस में पाया जाएगा? द्रव और गैस में। ठोस में श्यानता का गुण नहीं होता। आगे देखते हैं मित्रों, बिजली के करंट का एसआई मात्रक क्या है? तो एम्पियर है। क्या मात्रक है? एम्पियर है। अब यहाँ देखेंगे कैंडेला किसका मात्रक है? तो ज्योति की तीव्रता का मात्रक है। देखिए 7 मूल मात्रक होते हैं, लंबाई का मीटर, समय का सेकंड, द्रव्यमान का किलोग्राम, धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का, इंपॉर्टेंट है, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल, और ताप का केल्विन। देखेंगे 2 व्युत्पन्न मात्रक भी माने जाते हैं। कोण का मात्रक होता है रेडियन और ठोस कोण का होता है स्टेरेडियन। यहाँ हम ध्यान देंगे कि 1 रेडियन जो होता है वो 180/पाई होता है। इसको हल करेंगे तो 57.3 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। ठीक है, सॉरी 3 डिग्री के बराबर होता है, सेल्सियस नहीं, 3 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं, दाब की इकाई क्या है? तो पास्कल है। क्या है? पास्कल है। केल्विन ताप का है और न्यूटन बल का है, मीटर लंबाई का है। आगे देखते हैं, पास्कल किसकी इकाई है? तो दाब की है। आर्द्रता का मापन देखिएगा मित्रों, किस मशीन से करते हैं? किस यंत्र से करते हैं? हाइग्रोमीटर। आर्द्रता का मापन। इसी तरह से एक और यंत्र होता है हाइड्रोमीटर, उससे आपेक्षिक घनत्व नापते हैं। क्या नापते हैं? आपेक्षिक घनत्व। और ध्यान रखेंगे आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। वर्षा का मापन किससे करते हैं? रेन गेज से करते हैं। और तापमान का मापन सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और र्यूमर 4 पैमाने होते हैं।
ठीक है ना। इनका तुलना कैसे करते हैं, C/5 बराबर F ऋण 32/9 बराबर K ऋण 273/5 बराबर R/4। ये 4 पैमाने हमको ध्यान रखने, मेनली 3 हमको ध्यान रखने हैं। C/5 = F - 32/9 और A बराबर K ऋण 273/5। तो ए है सेल्सियस, ए है फ़ारेनहाइट, ए है केल्विन, ए है न्यूमर। ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं। आयतन की इकाई क्या होती है, तो घन मीटर। अब यहाँ देखेंगे, मान लीजिए हम 1 घन मीटर लंबी और चौड़ी टंकी ले रहे हैं, उसमें जो पानी भरेंगे वो कितने लीटर का हो जाएगा, तो 1 घन मीटर हो जाएगा। और ये कितने लीटर होगा, 1000 लीटर होगा। ये मात्रक होता है कि 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर, 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। आगे देखते हैं मित्रों। 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, तो 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है। ठीक है ना। V = होता है I × R, I धारा है और R प्रतिरोध है। चलिए मित्रों आगे देखते हैं। पराध्वनिक गति का मापन, ठीक है ना। पराध्वनिक गति का मापन मैक से करते हैं। मैक एक संख्या होती है, तो देखेंगे मैक कैसे निकालते हैं। एक मात्रक है, मैक बराबर वस्तु की चाल अपान ध्वनि की चाल। वस्तु की चाल में ध्वनि की चाल से भाग दे देंगे तो मैक संख्या निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी, मैक संख्या निकल जाएगी। अगर 1 से 5 मैक तक है गति तो उस गति को सुपरसोनिक कहते हैं, और 5 मैक से अधिक है तो हाइपरसोनिक कहते हैं, और 1 मैक से कम है तो सबसोनिक कहते हैं। क्या कहते हैं, सबसोनिक कहते हैं। ठीक है मित्रों। नॉट से क्या मापते हैं, तो नॉट से जलयान और वायुयान की गति मापते हैं। नॉट से क्या मापते हैं, जलयान और वायुयान की गति मापते हैं। रिक्टर से क्या नापते हैं, भूकंप की तीव्रता मापते हैं। और हर्ट्ज से क्या नापते हैं, आवृत्ति। ध्यान रखेंगे, घरेलू विद्युत की आवृत्ति अगर एसी विद्युत है तो 50 हर्ट्ज है, लेकिन डीसी की क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। आगे देखते हैं मित्रों। सुपरसोनिक स्पीड मापने का मात्रक कभी आपको बताया गया है, मैक। कौन सी भौतिक मात्रा है जिसका आयाम यानी विमा ml² T/-2 है, तो कार्य की विमा होती है। ध्यान रखेंगे, संवेग की विमा ml T-1 हो जाएगा, दाब का ml-1 T-2 हो जाएगा, बल का ml T-2 हो जाएगा। चलिए मित्रों आगे देखते हैं। प्रकाश वर्ष किसके बराबर, किसके मापन की इकाई है, तो प्रकाश वर्ष जो है 1 वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को कहते हैं। हवाई जहाज की गति किससे नापते हैं, नॉट से नापते हैं। अब देखिए साहब, खगोलीय दूरी जो है इसके निम्नलिखित मात्रक हैं जो नीचे दिए हुए हैं। AU या खगोलीय एकक क्या होता है, यह सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी है। ये लगभग 14.98 करोड़ किलोमीटर होती है, जिसे खगोलीय एकक कहा जाता है। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 1.49 × 10⁻11 मीटर। तो 1 AU क्या हो जाएगा, 1.49 × 10⁻11 मीटर। प्रकाश वर्ष क्या है मित्रों, तो प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी है, ये 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। पारसेक क्या है, एक खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। इसका मान होता है 3.08 × 10⁻16 मीटर। एक खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, और एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। पारसेक के बारे में ध्यान रखेंगे, सूर्य और उसके सबसे नज़दीकी तारे प्रोक्सिमा सेंचुरी के बीच जो प्रकाश दूरी तय करता है उसे ही क्या बोलते हैं, पारसेक कहते हैं। तो खगोलीय एकक, प्रकाश वर्ष और पारसेक तीनों खगोलीय दूरी की इकाइयाँ हैं। सबसे बड़ा पारसेक, सबसे छोटा खगोलीय एकक। आगे देखते हैं मित्रों। सागर की गहराई को मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है, तो गहराई के लिए हम फेदोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। 1 फेदम बराबर होता है 6 फीट। क्या होता है, 1 फेदम बराबर 6 फीट। बैरोमीटर से क्या नापते हैं, तो वायुमंडलीय दाब नापते हैं। यूडियोमीटर से क्या नापते हैं, तो गैस में मापन किया जाता है, गैसों की सांद्रता वगैरह का मापन है, गैस में मापन ऐसे याद रखेंगे। पेरिस्कोप, आप जानते हैं कि पनडुब्बी पानी में चलती है, तो पनडुब्बी में जब पानी के ऊपर देखने के लिए एक यंत्र लगा होता है उसे क्या कहते हैं, पेरिस्कोप। इसी के साथ साथ ध्यान रखिएगा, पनडुब्बी में मित्रों एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि पनडुब्बी में जो हथियार होते हैं उन्हें तारपीडो कहा जाता है। क्या कहते हैं, उन्हें तारपीडो कहते हैं। पनडुब्बी में जो हथियार होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तारपीडो कहा जाता है। ठीक है ना। और पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए जो तकनीकी यूज की जाती है उसे सोनार कहते हैं।
पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए जो तकनीकी यूज की जाती है उसे सोनार कहा जाता है। अगला देखते हैं मित्रों, विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो ओम मीटर का। किसका करते हैं? ओम मीटर का। एमीटर से विद्युत धारा मापते हैं, वोल्ट मीटर से विभवांतर नापते हैं, और गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा ही नापी जाती है। ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं, भूकंप को रिकॉर्ड करने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल करते हैं? तो सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल किया था। किसका? सिस्मोग्राफ का। सोनोग्राफ क्या करता है? जैसे नहीं कहते सोनोग्राफी टेस्ट, तो ये क्या करता है? अल्ट्रासाउंड का मापन होता है। सोनोग्राफ में क्या होता है? अल्ट्रासाउंड का मापन होता है। स्पेक्ट्रोग्राफ में क्या होता है मित्रों? तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति का मापन किया जाता है। ठीक है ना। और स्फिग्नोग्राम जो होता है, जिसको हम लोग स्फिग्नोमैनोमीटर भी बोलते हैं, इससे हम बीपी मापते हैं, ब्लड प्रेशर। तो नॉर्मल रेंज है 120/80। 120 वाले ऊपर वाले को सिस्टोलिक कहते हैं और नीचे वाले को डायस्टोलिक कहते हैं। अब देखिए, भूकंप की तीव्रता का पैमाना रिक्टर है और 2-3 पैमाने मार्केट में हैं। रिक्टर पहले मर्केली से होता था और एक एमएसजी पैमाना भी होता है। भूकंप की तीव्रता के मापन के लिए रिक्टर, मर्केली और एमएसजी पैमाने होते हैं। भारत में ध्यान रखेंगे भूकंप जोन 4 हैं। कितने भूकंप जोन हैं? 4 हैं, 2, 3, 4 और 5। आगे देखते हैं मित्रों, विद्युत वाहक बल को नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? पोटेंशियोमीटर का। किसका उपयोग करते हैं? पोटेंशियोमीटर। विद्युत वाहक बल मापने के लिए पोटेंशियोमीटर। और एक इसमें और दिया हुआ है, पोटोमीटर। पोटोमीटर जानते हैं क्या बताता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर। ये ध्यान रखेंगे, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किससे होता है? पत्तियों से। किससे होता है मित्रों? पत्तियों से। आगे देखते हैं, आगे देखा जाए, न्यूटन किसकी इकाई है? बल की। और एक और इकाई होती है डाइन, ये छोटी इकाई है, वो भी किसकी है? बल की। आगे देखते हैं मित्रों, चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक टेस्ला। ध्यान रखिएगा, टेस्ला नाम से कि इलेक्ट्रिक वाहनों की कंपनी है जो एलन मस्क की है। किसकी है? एलन मस्क की है। ठीक है मित्रों, अब देखिए, पॉइस से क्या नापते हैं? श्यानता। डायोप्टर से क्या नापते हैं? लेंस की क्षमता। यहाँ ध्यान रखेंगे, D = 1/f, जहाँ एफ क्या है? फोकस दूरी मीटर में। लेंस की क्षमता इसी तरह से निकालते हैं, D = 1/f। एफ क्या है? फोकस दूरी, जो किस में लिखनी है? मीटर में। कैंडेला क्या है? ज्योति तीव्रता का मापन है। आगे देखते हैं मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अन्य से भिन्न है? तो कार्य अदिश है, गतिज ऊर्जा अदिश है, स्थितिज ऊर्जा अदिश है, लेकिन बल क्या है? सदिश राशि है। बल क्या है? सदिश राशि है। तो अलग क्या हो जाएगा? बल अलग हो जाएगा। अलग क्या हो जाएगा? बल अलग हो जाएगा। अगला देखते हैं मित्रों, कौन सी राशि अदिश है? तो बल सदिश राशि है, वेग सदिश है, त्वरण सदिश है, लेकिन कार्य क्या है? अदिश राशि है। अगला देखते हैं, कार्य और ऊर्जा की इकाई क्या होती है? तो जूल होती है। क्या होती है? जूल होती है। अगला देखते हैं मित्रों, ऊर्जा की एसआई इकाई जूल। यहाँ हार्स पावर या अश्वशक्ति देखिएगा, 1 हार्स पावर में 746 वाट होता है। 1 हार्स पावर में 746 वाट होता है। अगला देखते हैं, आर्द्रता किससे नापते हैं? तो हाइग्रोमीटर से। और हाइड्रो है ड्र, तो हाइड्रोमीटर से अपेक्षित घनत्व मापते हैं। बैरोमीटर से वायु दाब नापते हैं। थर्मामीटर से तापमान मापते हैं। अगला देखते हैं, हार्स पावर किसके बराबर होता है? 746 वाट के। निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का मात्रक है? जूल कार्य का मात्रक है। जूल प्रति सेकेंड ये किसका मात्रक है? शक्ति का मात्रक है। आगे देखते हैं मित्रों, अब यहाँ देखिएगा, कार्य और बल में ही संबंध होता है। W = FD cos थीटा, FD cos थीटा। ठीक है ना। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी राशि का मात्रक जूल नहीं है? तो ऊर्जा किसी भी प्रकार की होगी, सबका मात्रक क्या होगा? जूल होगा। सामर्थ्य का मात्रक या शक्ति का मात्रक वाट होता है। अगला देखते हैं, 1 वाट घंटा, तो 1 वाट घंटा 3600 जूल होगा। 1 वाट का बल्ब 1 घंटे जलाया जाएगा तो कितनी बिजली जलेगी? 3600 जूल। लेकिन अगर 1 यूनिट, जैसे घरों में बिजली कैसे आती है, बिजली का बिल कैसे आता है? यूनिट में आता है। तो 1 यूनिट क्या होता है? 1 किलोवाट घंटा। इसका मतलब है कि अगर मैं 1 किलोवाट का बल्ब 1 घंटे के लिए जलाता हूँ तो 1 यूनिट बिजली खर्च होगी। 100 वाट का बल्ब 10 घंटे के लिए जलाता हूँ तो 1 यूनिट बिजली खर्च होगी। अगर 10 वाट का बल्ब 1000 घंटा जलाता हूँ, 100 घंटा जलाता हूँ, तब 1 यूनिट
बिजली खर्च होगी। तो जानते हैं क्या ध्यान देना है, 1 किलोवाट घंटा, इसको जूल में बदलेंगे तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 3.6 गुणे 10⁻6 जूल। ठीक है ना। बिजली का बिल हमारे घरों में कैसे आता है, यूनिट में आता है। अगला देखते हैं सर, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक, तो ये गलत दिया हुआ है, इसमें किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर दिया है, लेकिन होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। आगे देखते हैं मित्रों, वायुमंडलीय दाब क्या होता है, तो 76 सेंटीमीटर है, मिलीमीटर नहीं है, 76 सेंटीमीटर होता है, न कि 7 सेंटीमीटर। 760 ही होगा, 760 मिलीमीटर पारा। तो नॉर्मल टेम्परेचर जो है 760 मिलीमीटर पारा होगा। इसको सेंटीमीटर बदलेंगे तो 76 सेंटीमीटर पारा हो जाएगा। इसी को हम लोग 1 बार कहते हैं, और यही 1013 मिली बार के बराबर हो जाता है, और यही 1001 किलो पास्कल के बराबर हो जाता है, और इसी को हम लोग 1 एटमॉस्फेयर भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ एटमॉस्फेयर, मिलीमीटर पारा, सेंटीमीटर पारा, बार, मिली बार, पास्कल, किलो पास्कल, सब किसकी इकाइयाँ हो गई, तो दाब की इकाइयाँ हो गई। सबकी इकाइयाँ किसकी इकाइयाँ हो गई, दाब की इकाइयाँ हो गई। अब यहाँ एक प्रश्न आता है कि अगर पारा, वायुमंडलीय दाब जो है बैरोमीटर से नापते हैं हम, कहते हैं कि अगर पाठ्यांक अचानक गिर रहा है, बैरोमीटर पर अगर रीडिंग अचानक गिर रही है तो तूफानी मौसम होगा। कैसा मौसम होगा, तूफानी मौसम होगा। आगे देखते हैं, शरीर द्रव्यमान सूचकांक, हिंदी थोड़ी खतरनाक लिखते हैं लोग, बॉडी मास इंडेक्स, जिसको हम बीएमआई कहते हैं। तो बीएमआई से जानते हैं क्या मापते हैं, मोटापा। क्या मापते हैं, मोटापा मापते हैं। ठीक है ना। इसमें वजन ऊपर रखा जाता है और ऊंचाई नीचे रख दी जाती है। ठीक है ना, मीटर स्क्वायर में करके, इससे बीएमआई निकल जाता है। अगर आपका बीएमआई 25 से अधिक है तो आप मोटापा आपको हो रहा है, और 30 से अधिक है तो आपको मोटापे का रोग हो गया है। ठीक है मित्रों। आगे देखते हैं, किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाए कहाँ, तो जानते हैं उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव पर जी का मान अधिक होता है, जी का मान सर्वाधिक होता है। ध्रुवों पर जी का मान सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। तो जहाँ सबसे कम होगा वहीं क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। तो ध्रुवों पर भार अधिक होता है, विषुवत रेखा पर कम होता है। और पृथ्वी के केंद्र पर तो जी का मान क्या हो जाता है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वीकरण का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसीलिए भार भी क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि हम जानते हैं W = mg। क्या होता है, W = mg। ठीक है ना। तो 0 भार हो जाएगा पृथ्वी के केंद्र पर, और अधिकतम भार हो जाएगा ध्रुवों पर। अगला देखते हैं, जी का मान न्यूनतम होता है। फिर देखिए वही प्रश्न घुमा के कर दिया है, ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होगा और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होगा। ठीक है ना। अगला देखते हैं, यदि m का द्रव्यमान एक प्रोटॉन, m द्रव्यमान का एक प्रोटॉन प्रकाश के वेग के साथ गति कर रहा है, तो इसकी गति क्या, इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, असीमित। लेकिन विराम द्रव्यमान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे देखते हैं मित्रों, डायनमो किसको किसमें बदलता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऐसी का उल्टा मोटर होता है, इसका उल्टा है किसका, डायनमो का। यह यांत्रिक ऊर्जा को मोटर किस में कन्वर्ट कर देता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। यांत्रिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर देता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलेगा, डायनमो। और विद्युत मीटर क्या करेगा, विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देगा। एसी को डीसी में बदलने वाला यंत्र क्या होता है, रेक्टिफायर। और डीसी को एसी में बदलने वाला यंत्र क्या होता है, इन्वर्टर। माइक क्या करता है, या माइक्रोफोन, ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और लाउड स्पीकर इसका उल्टा होता है, वो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है ना। बैटरी या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। आगे देखते हैं मित्रों, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए तो वही हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है, तो किसके द्वारा बदला जाता है, तो ये हो जाएगा आपका किसके द्वारा, संचायक सेल द्वारा। किसके द्वारा, संचायक सेल द्वारा, जिसको हम लोग लेड बैटरी कहते हैं, जो रिचार्ज हो सकती है। कितने वोल्ट की होती है, 2 वोल्ट की होती है। और जो ड्राई सेल होता है, जिसको हम लोग सेल बोलते हैं, वो कितने वोल्ट का होता है, 1.5 वोल्ट का होता है, 1.5 वोल्ट का होता है। फोटो सेल का काम क्या है, ये प्रकाश के मापन से संबंधित है। आगे देखते हैं मित्रों, नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है, गतिज ऊर्जा। बहता है, गति है, तो गतिज ऊर्जा। अब यहाँ ध्यान रखेंगे, बहते हुए जल का मात्रक, बहते हुए जल का मात्रक मित्रों क्यूसेक,
और क्यूमेक होता है। ऐसा थोड़ा है कि गंगा जी को आप कहेंगे रुकिए हम पानी नाप लेंगे तब जाइएगा, इसलिए क्यूसेक और क्यूमेक मात्रक होते हैं। अगला देखते हैं मित्रों, कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को, फिर से बार बार वही चीज़ आ रही है, इलेक्ट्रिक मोटर। मोटर क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देगा। जनरेटर क्या करेगा, यांत्रिक को विद्युत में बदल देगा। ट्रांसफार्मर क्या है, ये अपचायक उपचायक यंत्र है। वोल्टेज को ये क्या करता है, रेगुलेट करता है, कम को अधिक कर सकता है, अधिक को कम कर सकता है। और रेक्टिफायर क्या है, एसी को डीसी में बदलता है। और यही ध्यान रखिएगा, डीसी को एसी में कौन बदलेगा, तो इन्वर्टर बदलेगा। कौन बदलेगा मित्रों, इन्वर्टर बदलेगा। कौन बदलेगा, इन्वर्टर बदलेगा। अगला देखते हैं, प्रकाश के पथ में कौन सी वस्तु आ जाएगी तो छाया बनेगा, तो अपारदर्शी, मतलब जिसके आर पार प्रकाश न जा पाए। अगला देखते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप में किसके लिए तेल निमज्जन का प्रयोग किया जाता है। तो सुमित ये बताइए, किसी भी मशीन में कोई भी चीज़ अगर जोड़ी जाती है तो इसलिए जोड़ी जाती है कि उसकी क्षमता बढ़ाई जाए। क्या की जाए, बढ़ाई जाए, बढ़ाने के लिए। मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए, तो देखते हैं ना, इतना बड़ा बड़ा ट्रक होता है, इतने छोटे से शीशे में आ जाता है, तो बड़े को छोटा करके देखना है तो कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है ना। लेकिन समतल दर्पण में, घरों में जो ड्रेसिंग टेबल में शीशा वगैरह लगा होता है वो कैसा होता है, समतल दर्पण। लेकिन अवतल दर्पण किसका होता है, नाई का शीशा, डेंटिस्ट का शीशा और गाड़ी की हेडलाइट का शीशा है, कैसा होता है, ये अवतल दर्पण होता है। छोटे को क्या करके देखने के लिए, बड़ा करके देखने के लिए। आगे देखते हैं मित्रों, प्राथमिक रंग, तो आरजीबी याद रखिएगा, रेड ग्रीन और ब्लू, तीनों है, लाल हरा और नीला, रेड ग्रीन और ब्लू, इन्हीं से मिलकर सारे रंग बने हुए हैं। अगला देखते हैं, निकट दृष्टि दोष। इसमें नज़दीक की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, इसे मायोपिया कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं, मायोपिया। अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं इसको खत्म करने के लिए। हाइपरमेट्रोपिया इसका उल्टा है, दूर दृष्टि दोष। दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं लेकिन नज़दीक की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, इसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसके लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे निकट दृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है, तो मायोपिया निकट और हाइपरमेट्रोपिया दूर, ये दोनों दृष्टि दोष हैं। मनुष्य का निकटतम बिंदु कितना माना जाता है आँख का, तो 25 सेंटीमीटर, और दूरतम बिंदु अनंत। और यहीं एक पॉइंट और जोड़ करके लिख लेंगे, आँखों की जो समंजन क्षमता होती है, एडजस्टिंग पावर, तो आँख की बात करेगा तो 1/16 सेकेंड, और कानों की भी समंजन क्षमता होती है, कान की बात करेगा तो 1/10 सेकेंड। इससे तेज़ गति से कोई चीज़ हमारे सामने से चली जाए तो हम क्लियर नहीं कर पाएंगे कि ये क्या था। और इससे कम समय पे अगर हमारे कान पे कोई आवाज़ पड़े, 1/10 सेकेंड से कम समय के लिए पड़ेगी तो हमें समझ में नहीं आएगा कौन सी आवाज़ थी, ठीक है ना। तो आँखों की एडजस्टिंग पावर या समंजन क्षमता 1/16 और कानों की 1/10 सेकेंड, ठीक है सर। आगे देखते हैं, दूरदृष्टि का एक रोगी 40 सेंटीमीटर से निकट वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता, आंखों को सामान्य बनाने के लिए कौन सा लेंस होगा, तो सूत्र ये लगाते हैं, 1/f = 1/u - 1/v, इसी से हल हो जाता है। आगे देखते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दर्पण से कितनी दूरी पर खड़े हैं, आपका प्रतिबिंब सीधा दिखाई पड़ता है। किसमें हो सकता है, समतल या उत्तल दर्पण में। किसमें, समतल या उत्तल दर्पण में। अवतल में तो प्रतिबिंब कैसा हो जाता है, उल्टा हो जाता है। चलिए सर आगे देखते हैं, रेटिना पर प्रतिबिंब, हमारी आंखों में कहाँ प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पर। ये वास्तविक होता है, उल्टा होता है, छोटा होता है। कैसा होता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है और छोटा होता है, ठीक है मित्रों। अब देखिए, हम जब आँखों में नेत्रदान किया जाता है ना, तो जब लोग नेत्रदान करते हैं तो कौन सा अंग दान किया जाता है नेत्रदान में, तो कॉर्निया। कौन सा अंग दान किया जाता है, कॉर्निया। इसी के साथ ध्यान रखिएगा, जो आँखों का लेजर ऑपरेशन होता है, लेजर ऑपरेशन होता है, उसे लेसिक ऑपरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, लेसिक ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन कहते हैं, लेसिक ऑपरेशन कहते हैं। अगला देखते हैं,
किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण कितना ऊंचा होना चाहिए? कम से कम उसका आधा। जैसे मान लीजिए आप 6 फीट के हैं, आपको अपना पूरा, दूसरे का तो आप छोटे में भी दे सकते हैं, लेकिन अगर अपनी पूरी में देखनी है तो कम से कम दर्पण कितना होना चाहिए? आपकी लंबाई का आधा, यानी 6 फीट का आधा कितना फीट? 3 फीट। आगे देखते हैं। दंत विशेषज्ञ यानी डेंटिस्ट कौन सा दर्पण इस्तेमाल करते हैं? नतोदर। वही कहने का मतलब क्या हो गया? कौन सा इस्तेमाल करते हैं? छोटे को बड़ा करके देखने के लिए। तो कौन सा इस्तेमाल करेंगे? अवतल। कौन सा इस्तेमाल करेंगे? अवतल। पर्दे पर उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की वास्तविक आकृति बनती है। यदि उत्तल लेंस के ऊपरी भाग को पारदर्शी कागज से ढक दिया जाए तो छवि पर क्या असर पड़ेगा? तो जानते हैं क्या होगा? असर कुछ नहीं पड़ेगा, छवि उतनी ही मिलेगी, लेकिन यह है कि उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आपको याद होगा शीशे गाड़ियों में रंगे जाते हैं, गाड़ियों में शीशे में ऊपर से पेंट कर दिया जाता है, इसीलिए। आगे देखते हैं साहब। स्वच्छ आकाश का नीला रंग, आसमान का नीला रंग हो चाहे सागरों का नीला रंग हो, सब किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन या स्कैटरिंग के कारण होता है। यही तो खोज किया था किसने? प्रकीर्णन प्रभाव की खोज किसने की थी? प्रकीर्णन प्रभाव की खोज किसने की थी? सीवी रमन ने। किसने किया था? सीवी रमन ने। इसीलिए उन्हें भौतिक विज्ञान का नोबेल मिला। 28 फरवरी 1928 को उन्होंने इसकी खोज की थी, रामन प्रभाव को, कि इसीलिए हम 28 फरवरी को क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। ध्यान रखेंगे, सीवी रमन जी को 1930 में भौतिकी का नोबेल मिला था। आगे देखते हैं। फिर आ गया प्रश्न वही, समुद्री जल के नीला रंग, तो पानी द्वारा रोशनी का छितराव, इसको पढ़ी लिखी भाषा में कहेंगे प्रकीर्णन। ठीक है ना, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। चलिए साहब आगे देखते हैं। किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है? तो हवा का अपवर्तनांक 1 होता है, ठीक है ना, और जल का 1.3 होता है, कांच का 1.5 होता है, और हीरे का 2.4 होता है। सबसे अधिक इसमें किसका है? तो हीरे का है। इसका क्रांति कोण लगभग 23 अंश होता है, इसीलिए हीरे में इस पार से उस पार प्रकाश नहीं जाता और हीरा चमकता है। ठीक है ना सर। आगे देखेंगे। अगर ये प्रश्न ऐसे ही पूछ दे कि निम्नलिखित में सबसे अधिक गति प्रकाश की किस में होगी? तो वायु में होगी। और सबसे कम किस में होगी? तो हीरे में तो प्रकाश आर पार जाएगा ही नहीं, कांच में होगी। जिसका अपवर्तनांक जितना बढ़ता जाएगा, प्रकाश की गति उस माध्यम में उतनी ही क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। चलिए साहब, लाल गुलाब को जब नीले फिल्टर में रखते हैं तो ये कैसा दिखाई देता है? तो काले रंग का दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? काले रंग का दिखाई देता है। अगला देखते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 500 सेकेंड। कितना सेकेंड? 500 सेकेंड। इसको 8 मिनट 20 सेकेंड भी लिखा जा सकता है, 8 मिनट 20 सेकेंड भी लिखा जा सकता है। ठीक है। इसी तरह से चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकेंड लगता है। इसको ऐसे हम 1.25 सेकेंड भी बोल सकते हैं। कितना बोल सकते हैं? 1.25 सेकेंड बोला जा सकता है। आगे देखते हैं मित्रों। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे, TIR पे। अब समझिएगा, इसमें कुछ सिद्धांत समझ लेते हैं। सिद्धांत में यह है कि अगर ये शीशा है, कैसा है? अपारदर्शी है। अपारदर्शी अगर कोई पदार्थ है, प्रकाश उसके ऊपर ऐसे आया, इसको आपतन कहते हैं, और टकरा के वापस चला गया तो इसको क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। ठीक है ना। अगर ये पारदर्शी है, अगर ये पारदर्शी है, ध्यान रखेंगे, अगर ये पारदर्शी है, आया, इसको आपतन कहते हैं, और उस पार निकल गया तो इसे क्या बोल देते हैं? अपवर्तन कह देते हैं। क्या हो जाता है? अपवर्तन हो जाता है। 2 कंडीशन हो गई, लेकिन एक कंडीशन ऐसी होती है कि है तो ये पारदर्शी, आर पार दिख रहा है, लेकिन प्रकाश आया, प्रकाश का क्या हुआ? आपतन हुआ, इसे जाना चाहिए था उस पर, लेकिन प्रकाश नहीं गया, वापस चला गया, तो इसे कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। और इसी घटना के कारण
रेगिस्तान में पानी होने का एहसास हो जाता है, जिसे हम लोग मृग मरीचिका या मृग तृष्णा कहते हैं। ठीक है ना, पानी होने का एहसास होता है, जो झूठ रहता है उसे मृग मरीचिका या मृग तृष्णा कहते हैं। हीरे के चमकना भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और इंडोस्कोपी जो मशीन होती है जिससे पेट के आंतरिक अंगों की जांच की आंतरिक पेट की जांच की जाती है, वो भी किस सिद्धांत पे काम करती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे काम करती है। ऑप्टिकल फाइबर भी किस सिद्धांत पे काम करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। हीरे की चमक भी क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। आगे देखते हैं मित्रों, किसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो जानते हैं ये जो विबग्योर सूत्र होता है VIBGYOR, ठीक है ना, ये जो स्पेक्ट्रम बनाया जाता है लाइट का, इसमें सबसे कम तरंग दैर्ध्य वायलेट का होता है, बैंगनी का सबसे अधिक किसका होता है? लाल का होता है। इसीलिए तरंग दैर्ध्य अधिक होने के कारण ही लाल का प्रकीर्णन कम होता है। इसीलिए खतरे वाला सिग्नल किस कलर का बनाया जाता है? लाल रंग का बनाया जाता है। तो यहाँ तरंग दैर्ध्य बढ़ती जाएगी और प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। ठीक है ना सर। तो सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य इन सभी में कौन सा होगा? तो नारंगी होगा, ऑरेंज कलर का होगा। ठीक है सर। आगे देखते हैं, किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? हो गया बैंगनी। निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक ऊर्जा होती है? तो मित्रों ये ध्यान रखेंगे, अगर तारे हैं, तारों का अगर रंग इस तरह से देखा जाए तो ज्यों ज्यों तारों का रंग ऐसे घूमेंगे, इधर जाएंगे, बैंगनी से लाल की तरफ जाएंगे, तो तारों का रंग जैसे जैसे इस तरह से बढ़ेगा तापमान कम होता जाएगा। कहने का मतलब क्या है? सबसे कम ताप किस तारे का होगा? सबसे कम ताप किस प्रकाश का हो जाएगा? लाल का। और सर्वाधिक ताप किस प्रकाश का हो जाएगा? सर्वाधिक ताप किस प्रकाश का होगा? तो बैंगनी का। ठीक है मित्रों। अगला, निम्नलिखित में से प्रकाश का कौन सा रंग शून्य या वायु के अतिरिक्त एक माध्यम में सबसे तेज गमन करता है? तो जिसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगी, कौन सा? लाल। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ध्वनिक है? ठीक है ना, जिसमें ध्वनि जा सकती है। तो आपने देखा होगा रेलवे पटरी पे आप कान लगाइए, ट्रेन अगर 20 किलोमीटर दूर है तो भी सुनाई देता है। तो क्या है? धातुओं में यह गुण होता है, तो किस में हो जाएगा? लोहे में। ठीक है ना। और ध्वनि की चाल का एक कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखेंगे मित्रों। ध्वनि की चाल का क्या कॉन्सेप्ट है? ये ठोस में सबसे अधिक होती है, उसके बाद द्रव में होती है, उसके बाद गैस में होती है, और ठोस में भी सबसे अधिक किस में होती है? स्टील में होती है। ठीक है ना। और ध्वनि की चाल निर्वात में कितनी हो जाती है? तो 0 हो जाती है। ठीक है मित्रों। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य किस उद्देश्य के लिए पराश्रव्य तरंगे अल्ट्रासाउंड का प्रयोग नहीं करते? चमगादड़ अपने शिकार का पता लगाता है, सही है। जलपोत द्वारा समुद्र की तह की गहराई ज्ञात की जाती है, ये भी सही है। मानव शरीर के आंतरिक अंगों में दोषों का निदान करना, ये भी सही है, अल्ट्रासाउंड कराया ही जाता है। आकाशीय क्षेत्र में वायुयान का पता लगाना, ये अल्ट्रासाउंड नहीं है, क्या है? राडार है। क्या है मित्रों? ये काम किसका है? राडार का है। आगे देखते हैं, कौन सी ध्वनि मनुष्य सुन सकता है? तो हमारी सुनने की क्षमता 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में है। तो इस रेंज के बीच में कौन सा है? तो 100 हर्ट्ज हम सुन सकते हैं। ठीक है मित्रों। अगला देखते हैं, ध्वनि किस माध्यम में नहीं जा सकती? तो अभी मैंने आपसे कहा कि निर्वात में इसकी गति नहीं हो सकती, 0 हो जाएगा। धातुओं में सर्वाधिक होती है और गैस में सबसे कम होती है। ध्वनि का किस माध्यम में गमन नहीं हो सकता? तो निर्वात में। देखिए ध्वनि कैसी तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग है, इसके लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए माध्यम क्या होता है मित्रों? आवश्यक होता है। अब देखिए ध्वनि 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल जो होती है 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। 0 डिग्री सेल्सियस पे ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। अगर तापमान बढ़ाएंगे तो ध्वनि की चाल क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी, जिसका रेशियो है कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस हमने तापमान बढ़ाया तो ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ जाएगी। ठीक है मित्रों। आगे देखते हैं, ध्वनि तरंग की कौन सी विशेषता इसके पिच को तय करती है? पिच मतलब तारत्व। महिलाओं की आवाज़ अच्छी होती है पुरुषों की अपेक्षा, इसके पीछे पिच का कॉन्सेप्ट है। महिलाओं की आवाज़ अच्छी होती है और पुरुषों की कम होती है, क्योंकि महिलाओं का पिच जो होता है आवाज़ का वो ज़्यादा होता है। तो पिच कौन तय करता है? आवृत्ति। कौन तय करता है? आवृत्ति। इसमें ध्यान देंगे, एक विकल्प दिया हुआ है प्रबलता। तो ध्वनि की प्रबलता डेसिबल और बेल में मापते हैं। किस में मापते हैं? डेसिबल और बेल में। 45 डेसिबल की ध्वनि बेस्ट मानी जाती है, शांत क्षेत्र की ध्वनि होती है। 60 डेसिबल से अगर अधिक ध्वनि है तो हानिकारक है।
क्या है, हानिकारक है। लेकिन अगर 85 डेसिबल से अधिक ध्वनि है तो ये घातक है आपके लिए। क्या करेगी, नुकसान करेगी। अब एक प्रश्न ये आता है कि कौन सी प्राकृतिक घटना से सबसे अधिक ध्वनि निकलती है। तो जानते हैं जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो सबसे तेज आवाज़ आती है। सबसे तेज आवाज़ कब आती है, ज्वालामुखी विस्फोट के समय। आगे देखते हैं मित्रों, किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता किससे नापेंगे, तो तीव्रता हमेशा किससे नापते हैं, डेसिबल से। यहाँ देखिए मित्रों, महो क्या है, ये पदार्थों की कठोरता का मात्रक है। सबसे कठोर पदार्थ आपको पता है, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है, हीरा। कौन सा होता है, हीरा। अब देखिए लक्ष्य से क्या है, प्रकाश की मात्रा मापते हैं। क्या मापते हैं, लक्ष्य से प्रकाश की मात्रा मापते हैं। हेनरी से चुंबकीय प्रेरण मापा जाता है और डेसिबल से ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है। ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं। दीवार से एक प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी, तो इको सुनने के लिए जानते हैं न्यूनतम दूरी होती है 17.5 मीटर। कहने का मतलब आपने चोर कहा, आपने कहा चोर, तो कुएं में कम से कम पानी 17.5 मीटर गहरा होगा, तब कुएं आवाज़ देगा चोर। पहाड़ों पे आप कुछ भी बोलते हैं तो इको होके वापस आता है, ठीक है ना। उसके लिए कम से कम बोलने वाले और परावर्तक सतह के बीच की दूरी 17.5 मीटर होनी चाहिए। अब एक बड़ी बात होती है, तो जब हम सिनेमा हॉल में जाते हैं, बड़े बड़े ऑडिटोरियम में जाते हैं, वहाँ तो बड़े बड़े हॉल होते हैं, तो वहाँ तो आवाज़ इको करनी चाहिए। लेकिन वहाँ जो हॉल होते हैं वो इको फ्री होते हैं, यानी गूंजहीन हॉल होते हैं। उनका अनुरण काल क्या होता है, 0 होता है, यानी टकरा के वापस ही नहीं आता। ठीक है ना। तो आता है आपकी परीक्षा में कि गूंजहीन हालों का अनुरणन काल कितना होता है, तो 0 होता है। कितना होता है मित्रों, 0 होता है। आगे देखते हैं, फिर वही प्रश्न है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए 17.5 मीटर, तो 17 मीटर दिया, यही लगा देंगे। वायु में स्रोत और परावर्तक के बीच की लगभग कितनी दूरी होनी चाहिए जिससे इको सुना जा सके, तो वही 17.2 मीटर। अगला, एक ध्वनि तरंग का वेग 700 मीटर है, तरंग दैर्घ्य 35 है, तो ध्वनि तरंग की आवृत्ति क्या होगी, तो जानते हैं वेग बराबर होता है आवृत्ति गुणे तरंग दैर्घ्य, या v = न्यू इंटू लैम्डा। इसी से निकाल लेते हैं मित्रों। तो क्या हो जाएगा, जब हम इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए 700 = 35 गुणे न्यू, तो 35 दूनी 70, तो क्या हो जाएगा साहब, कितना हो जाएगा, 35 दूनी 70। और ये सेंटीमीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर में बदलेंगे तो डबल हो जाएगा। अब आपका हो गया ये 2000, क्या हो जाएगा, 2000। अगला, कौन सा पदार्थ विद्युत का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है। देखिए अभ्रक जो है विद्युत कुचालक है लेकिन ताप का सुचालक है। अभ्रक देखें, माइका शीट जो हम लोग सेल वगैरह यूज करते हैं, ऊपर जो कोटिंग होती है ब्लैक कलर की, वो क्या होता है, अभ्रक होता है। चलिए साहब अगला देखते हैं, कौन सी धातु ताप का अच्छा सुचालक है परंतु बिजली का नहीं, तो धातु क्या है, धातु नहीं है इसमें। इनको ये कहना चाहिए था कौन सा पदार्थ, तो इसमें अभ्रक हो जाएगा। कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, तो देखिए जल की बात कर रहा है, तो जिस जल की लवणता अधिक होगी उसमें चालकीय गुण ज़्यादा पाया जाएगा। आपको याद होगा बचपन के समय में हम लोग अर्थिंग लिया करते थे गांव के घरों में, ज़मीन से या नल से, ज़मीन से लिया रहते थे। लाइट कम आती थी तो लोग कहते थोड़ा सा नमक डाल दो, लाइट तेज़ हो जाती थी, ठीक है ना। तो लवणता बढ़ेगी तो चालकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से सबसे अधिक विद्युत का सुचालक कौन होगा, समुद्री जल। आसुत जल जो होता है शुद्ध होता है, ये विद्युत का कुचालक हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, शुद्ध जल जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है और शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, 7 होता है। चलिए सर आगे देखते हैं, कार्बन का वह रूप जो विद्युत और ऊष्मा का सुचालक है, तो देखिए ग्रेफाइट जो है ये विद्युत का सुचालक है। क्या है, विद्युत का सुचालक है। अगर पेंसिल को आप काट दीजिए, करंट फ्लो कराइए तो उठा के पटके देगा आपको, तो ठीक है ना। इसका इस्तेमाल हम ग्रीस के रूप में भी करते हैं, ठीक है ना, सूखे ग्रीस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। लुब्रिकेंट मतलब ग्रीस सामान्य भाषा में। चारकोल क्या है मित्रों, तो ये लकड़ी का कोयला होता है जिसको हम लोग चारकोल कहते हैं। हीरा क्या है, विद्युत कुचालक है, ठीक है ना, हीरा क्या है, विद्युत कुचालक है। आगे देखते हैं, कार्बन के जो हम अपरूप कह रहे थे मित्रों, तो एक हो गया हीरा, एक हो गया ग्रेफाइट। कार्बन का एक और अपरूप होता है जिसको हम लोग फुलरीन कहते हैं, फुलरीन। ये फुटबॉल बॉल जैसा होता है। कैसा रचना होती है इसकी, फुटबॉल जैसी होती है। कैसी रचना, फुटबॉल जैसी। ये भी विद्युत कुचालक है। कैसा है मित्रों, विद्युत कुचालक।
तो आपको याद रखना होगा कि कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुल्लेन। हीरा और फुल्लेन कुचालक हैं और ग्रेफाइट क्या है, सुचालक है। आगे देखते हैं सर, एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाला बल होता है प्रबल नाभिकीय बल। और जानते हैं जितने बल होते हैं प्रकृति में, इनमें सबसे मजबूत बल कौन सा होता है, नाभिकीय बल होता है। और सबसे दुर्बल में कौन सा आता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। सबसे दुर्बल कौन सा बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। आगे देखते हैं मित्रों, भारत की पहली नाभिकीय पनडुब्बी सबको पता है, NS हरिहंत। ये कहाँ बनाई गई, विशाखापत्तनम में, आंध्र प्रदेश में। कहाँ बनाई गई, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में। अब देखिए कोच्चि यहाँ एक ऑप्शन में दिया हुआ है। कोच्चि हवाई अड्डा विश्व का पहला हवाई अड्डा है जो सौर ऊर्जा द्वारा संचालित है। करेंट का सवाल है, ध्यान रखेंगे। हजीरा ये गुजरात में है, एक HBJ गैस पाइपलाइन लाई जा रही है। हजीरा गुजरात से जगदीशपुर यूपी तक। जगदीशपुर किस जिले में है, अमेठी में है। तो गुजरात के हजीरा से, ठीक है ना, गुजरात के हजीरा से अमेठी के जगदीशपुर तक HBJ गैस पाइपलाइन, ध्यान रखेंगे कौन सी पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन लाई जा रही है। ठीक है मित्रों, परमाणु बम बनाने के लिए किस तत्व का उपयोग करते हैं सामान्यतया, तो यूरेनियम का। किसका करते हैं, यूरेनियम का। ठीक है ना। भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है, तो जानते हैं अप्सरा। ये 1956 में बनाया गया। कहाँ, ट्राम्बे, महाराष्ट्र में। यहाँ ध्रुव जो दिया है, भारत का पहला एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है। ध्रुव क्या है मित्रों, भारत का पहला एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है। हर्षा क्या है, भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी हैं। यही साथ साथ ध्यान रखेंगे, अगर ये कह देता कि विश्व की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी, तो विश्व में अगर कहता तो विश्व में हो जाता लुइस। विश्व में पहली टेस्ट ट्यूब बेबी कौन सी हो जाती है, लुइस हो जाती है मित्रों। ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं। अप्सरा हो गया, ध्रुव हो गया, हर्षा हो गया। चलिए आगे देखते हैं। भारत में पहला परमाणु रिएक्टर, वही अप्सरा। ये परमाणु भट्ठी है, रिएक्टर मतलब इनको ट्राम्बे लिखना चाहिए। तारापुर महाराष्ट्र में है। ठीक है सर। ठोस चालक में धारावाहक होते हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से ही ठोस चालकों में धारा का प्रवाह होता है। चलिए साहब आगे देखते हैं। बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है, अब देखिए जब स्विच खुला होगा तो ये स्थिति आएगी। कैसी स्थिति आएगी, ऐसे हो जाएगी, यानी धारा नहीं बहेगी। और जब स्विच बंद कर देंगे तो क्या हो जाएगा, धारा बहने लगेगी। ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं। फ्यूज एक विद्युत परिपथ की सुरक्षा में किससे करता है, तो जानते हैं जब ओवरलोडिंग होगी तो फ्यूज क्या करेगा, उड़ जाएगा और हमारे इक्विपमेंट क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, एडवांस सिस्टम में फ्यूज की जगह हम किसका इस्तेमाल करते हैं, MCB का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, MCB का इस्तेमाल करते हैं। फ्यूज में ध्यान रखेंगे, फ्यूज किसका बना होगा, जो जल्दी गल जाए, कम गलनांक वाले पदार्थ। किसके बने होंगे, कम गलनांक वाले पदार्थ बने होंगे। ठीक है ना। किसके बने होंगे, तो लेड और जिंक के, लेड और जिंक के बने होंगे। आगे देखते हैं मित्रों, अगला, सॉरी देखते हैं पीछे, तो लेड और जिंक के बने होंगे मित्रों। ठीक है ना। आगे, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ट्रांसफार्मर जो होता है ना, ए दो ऑप्शन इसमें सही है, पारस्परिक प्रेरण और चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे काम करता है। इसका मेन काम क्या है, वोल्टेज को रेगुलेट कर देना, घटाना और बढ़ाना। अपचायक भी है और उपचायक भी है। ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं। एक निष्क्रिय टर्मिनल का विद्युत घटक है जो सर्किट तत्व के रूप में विद्युत प्रतिरोध लागू करता है, तो प्रतिरोधक क्या होता है, रेजिस्टेंस। ठीक है ना। आगे देखते हैं। एक साधारण उपग्रह है, उपकरण है जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक सर्किट को वियोजित करने या इसे पूरे करने में किया जाता है। स्विच चालू कर देंगे, बिजली आ जाएगी, बंद कर देंगे, बिजली चली जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। आवेशित की गई एक वस्तु द्वारा किसी अन्य आवेशित की गई वस्तु अथवा आवेशित न की गई वस्तु पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं, तो विद्युत स्थैतिक बल कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, विद्युत स्थैतिक बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। आगे देखते हैं। AC को DC में बदलने के लिए कौन सी युक्ति है, तो रेक्टिफायर है। और वहीं DC को AC में बदलना हो तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इन्वर्टर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा मित्रों, इन्वर्टर हो जाएगा। आगे देखते हैं।
निम्नलिखित किसके प्रवाह के कारण एक इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट पास करती है? तो धनात्मक और ऋणात्मक आयन ही ट्रांसफर होते हैं इधर से उधर, ठीक है ना। चलिए साहब अगला, चालक के माध्यम से प्रवाहित धारा होती है विभवांतर के प्रत्यक्षतः आनुपातिक। जैसे V इक्वल टू होता है मित्रों IR, V इक्वल टू क्या होता है? IR होता है, ठीक है ना। तो V इज प्रोपोर्शनल टू I, यानी V किसके समानुपाती है? I के, ठीक है ना। अगला, ये ओम का नियम कहा जाता है, V बराबर IR। अगला है, यदि समय t में किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट में शुद्ध आवेश q प्रवाहित होता है तो धारा क्या होगी? तो I बराबर होता है q बाई टी। I बराबर क्या होता है? q बाई टी। आगे देखते हैं, 12 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलाम के आवेश को स्थानांतरित करने में कार्य क्या होगा? तो V बराबर होता है W बाई क्यू। तो W बराबर हो जाएगा VQ, यानी कार्य बराबर विभवांतर गुणे आवेश। इसी को रख लेते हैं तो उत्तर क्या हो जाएगा? 60 जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 60 जूल हो जाएगा। अगला देखते हैं, रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब कह रहा है सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य कौन सी होती है? तो रेडियो तरंगें होती हैं, इसमें इन सभी में रेडियो तरंगें होती हैं। अब देखेंगे पराबैंगनी किरणें क्या होती हैं? ये सूर्य के प्रकाश में होती हैं। इनसे हमारे शरीर को क्या होता है? तो त्वचा संबंधी रोग होते हैं। समताप मंडल इसी से रक्षा करती है। समताप मंडल में कौन सी परत है? ओजोन परत। जो ओजोन परत होती है वही इनसे हमारी रक्षा करती है। गामा किरणें क्या होती हैं? सबसे अधिक पेनेट्रेटिंग पावर या वेधन क्षमता किसकी होती है? गामा तरंगों की होती है। सबसे कम अल्फा, फिर बीटा, फिर गामा। सबसे अधिक वेधन क्षमता किसकी होती है? किन तरंगों की? गामा तरंगों की होती है। और अवरक्त तरंगें क्या होती हैं? सूर्य के प्रकाश में जो गर्मी होती है या किसी भी प्रकाश में कोई गर्मी होती है वो कौन सी तरंगें होती हैं? अवरक्त तरंगें होती हैं। टीवी रिमोट से भी कौन सी तरंगें निकलती हैं? अवरक्त तरंगें निकलती हैं। और माइक्रोवेव ओवन जिसे हम लोग खाना गर्म करते हैं उससे भी कौन सी तरंगें निकलती हैं? तो अवरक्त तरंगें। इनको अंग्रेजी में कहते हैं इंफ्रारेड। क्या बोलते हैं? इंफ्रारेड तरंगें निकलती हैं, ठीक है सर। अगला देखते हैं, FM प्रसारण बैंड किसके बीच होता है? VHF, वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, ठीक है ना। FM का फुल फॉर्म क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। हमारे वहाँ पहला FM रेडियो शुरू किया गया था रेडियो मिर्ची के नाम से 1998 में। जानते हैं रेडियो तरंगे हम वायुमंडल के किस मंडल में होती हैं? तो आयन मंडल में संचरित होती है। किस मंडल में? आयन मंडल में। इसी के साथ ध्यान रखेंगे, इसी आयन मंडल से अरोरा प्रकाश आता है। कौन सा प्रकाश आता है? ध्रुवों पर अरोरा प्रकाश, जिसकी वजह से ध्रुवों पर रात्रि के समय भी रोशनी बनी रहती है, प्रकाश बना रहता है। वो कौन सा है? अरोरा। अगला देखते हैं सर, समान प्रवस्था में कंपायमान माध्यम के किन्हीं दो निकटतम कणों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। हिंदी बहुत खतरनाक है, इसमें तरंग दैर्घ्य कहते हैं। आगे देखते हैं साहब, स्थिर गति से दौड़ रही एक रेलगाड़ी में बैठा यात्री लंबवत ऊपर की दिशा में गेंद फेंकता है तो क्या होगा? गेंद सीधे उसके हाथ में गिरेगी। कहाँ गिरेगी? यात्री के हाथ में गिरेगी, ठीक है, क्योंकि जो विस्थापन है वो क्या है? दोनों का बराबर चल रहा है, ठीक है ना। अगला, एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने पर तो ये जड़त्व का नियम है। किसका नियम है? जड़त्व का, गति का जड़त्व। तो न्यूटन का पहला नियम किसका नियम है? जड़त्व का नियम है। इसमें क्या होता है? F = ma लगाते हैं। जो बल होता है द्रव्यमान के समानुपाती होता है। दूसरा नियम जो न्यूटन का है वो क्या है मित्रों? संवेग संरक्षण का नियम है। दूसरा नियम क्या है? संवेग संरक्षण का नियम है। और तीसरा नियम क्या है मीटन का? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। तीसरा नियम कौन सा है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। आगे देखते हैं, यदि एक गेंद भूमि से h मीटर की ऊंचाई पर मुक्त रूप से गिराई जाए तो उसका वेग क्या हो जाएगा? तो सूत्र देखिए यही है, ठीक है ना। v² = e² + 2gh। तो प्रारंभिक वेग u दिया हुआ है, मुक्त रूप से गिराई जा रही है तो u क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ सूत्र किस में कन्वर्ट हो जाएगा? v² = 2gh। g का मान 10, 10 दूनी 20, 20h हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखिए सर क्या हो जाएगा? 20h हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला, ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊपर से उठाने की अपेक्षा आसान होता है, क्योंकि
पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य उठाने की अपेक्षा कम होता है। ये नत समतल का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है? नत समतल का सिद्धांत है मित्रों। अगला, जल चक्र में बादलों का गठन किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? संघनन के द्वारा। ऐसे पानी भाप बन के वाष्पीकरण हुआ, भाप बना, ऊपर ठंडा हुआ, संघनन हो गया, बादल बन गया। ठीक है ना। वाष्पीकरण ध्यान रखेंगे प्रत्येक तापमान पर होता है, लेकिन अगर तापमान बढ़ेगा तो वाष्पीकरण की दर भी क्या होगी? बढ़ेगी। अगला, सबसे कम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसे कहते हैं प्रज्वलन तापमान, यानी जलना शुरू कर देता है। ठीक है सर। अगला, फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक। तो देखिए फ़ारेनहाइट जो है मित्रों वो 0 डिग्री सेल्सियस की जगह 32 फ़ारेनहाइट हो जाता है। ठीक है ना। और 212 फ़ारेनहाइट की जगह और 100 डिग्री सेल्सियस जो हमारा क्वथनांक है वहाँ पे क्या हो जाएगा? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ठीक है ना। यही होता है। तो अगर कहे कि पानी का क्वथनांक क्या है तो 212, अगर कह देता हिमांक क्या है तो 32, क्या हो जाता है? 32 हो जाता है। देखिएगा हमारे शरीर का जो तापमान होता है उसको भी ध्यान देंगे। शरीर का ताप जो होता है वो 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है, या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, या 310 केल्विन होता है। ध्यान रखेंगे 310 केल्विन होता है। ठीक है मित्रों। अगला, वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर हो जाते हैं -40 पे। सूत्र होता है C/5 = 2F - 32/9। इससे हल करते हैं तो क्या आ जाता है? -40 पर दोनों बराबर होते हैं, यानी अगर हम ऐसे कह सकते हैं -40 डिग्री सेल्सियस = -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है ना। अगला, बर्फ़ की गुप्त उष्मा। तो बर्फ़ के गलन की गुप्त उष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है, और ये 540 जो दिया है याद रखेंगे मित्रों जल के वाष्पन की गुप्त उष्मा होती है। एक प्रश्न आपने पढ़ा होगा कि 100 डिग्री सेल्सियस का गर्म पानी और 100 डिग्री सेल्सियस की भाप, आदमी किससे ज़्यादा जलेगा? तो 100 डिग्री सेल्सियस की भाप से जलेगा, क्योंकि ये जो लेटेंट हीट इनके पास है ये 536 कैलोरी प्रति ग्राम है, उससे ज़्यादा बर्न होगा आदमी। ठीक है ना। अगला देखते हैं, नमक को बर्फ़ से मिला देने पे हिमांक घट जाएगा, इसीलिए तो आइसक्रीम इंडस्ट्री में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं मित्रों, 2 कांच के ग्लास एक दूसरे के अंदर चिपक जाते हैं तो निकालने का तरीका क्या होगा? गर्म कर देंगे बाहर वाले को, फैल जाएगा, उसमें प्रसरण हो जाएगा और गिलास आसानी से निकल जाएगा। अगला देखते हैं मित्रों, ठोस के संबंध में कौन सा कथन सही है? कोई निश्चित आकार नहीं होता, गलत है। निश्चित आकार, ये भी गलत है। निश्चित आकार परंतु निश्चित मात्रा नहीं, ये भी गलत है। निश्चित आकार और मात्रा दोनों होता है ठोस में, यही ऑप्शन नंबर डी सही होगा। किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस। तो जिस तापमान पर घनत्व अधिकतम होगा आयतन उस पर क्या हो जाएगा? न्यूनतम हो जाएगा। आयतन क्या हो जाएगा? न्यूनतम हो जाएगा। आगे देखते हैं मित्रों, अब 4 डिग्री सेल्सियस पे अधिकतम है, इसीलिए एक प्रश्न आता है कि झील के अंदर मछलियां जिंदा कैसे रहती हैं? तो ऊपर का पानी बर्फ, नीचे पानी, तो पानी में मछली आसानी से रह सकती है, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि बर्फ कहाँ रहती है? केवल ऊपरी सतह पे होती है, नीचे क्या रहता है? पानी रहता है। चलिए, जब जल जमता है तो घनत्व तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं जब पानी है, ये क्या है सर? इसमें बर्फ़ डाल दी गई, तो जब पानी में बर्फ़ डालते हैं तो बर्फ़ का 9/10 भाग पानी में रहता है, 1/10 भाग ऊपर रहता है। बर्फ़ ऊपर रहती है, इसका मतलब बर्फ़ का घनत्व तो क्या है? कम है। ठीक है ना। तो जब बर्फ़ बन जाएगा तो घनत्व तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आगे देखते हैं मित्रों, एक्सरे की खोज किसने की थी? रॉन्जन ने। इनके लिए उनको नोबेल मिला दिया गया था। क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार उनको मिला था। ठीक है ना। गैलीलियो ने क्या बनाया था? दुनिया का पहला टेलीस्कोप किसने बनाया? गैलीलियो ने। हबल ने भी क्या किया? टेलीस्कोप बनाया था। ठीक है ना। और थॉमसन ने किसकी खोज की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। आगे देखते हैं मित्रों, अल्बर्ट आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो देखिए दोनों सिद्धांत उनके हैं, फोटो इलेक्ट्रिक या प्रकाश वैद्युत प्रभाव हिंदी में कहते हैं, और सापेक्षता का सिद्धांत। लेकिन नोबेल उनको किसके लिए दिया गया? फोटो इलेक्ट्रिक
प्रभाव के लिए। और जानते हैं किस वर्ष की घटना है, तो 1905 का भौतिकी का नोबेल उनको दिया गया 1905 में। सापेक्षता का सिद्धांत क्या है, E बराबर mc², जिसको हम लोग द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण भी कहते हैं। चुंबकत्व के नियम किसने दिए मित्रों, तो फैराडे ने। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसने दिया, तो न्यूटन ने। आपने कहानी सुनी होगी कि सबने देखा सेब गिरा लेकिन न्यूटन ने देखा क्यों गिरा, यही गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है। आगे देखते हैं मित्रों, गलत मिलान को पहचाने। फाउंटेन पेन वाटरमैन सही है, बैरोमीटर टार्सेली सही है, एनिमेशन एमिल रेनॉल्ड सही है, लेकिन अमीटर जो है इसकी खोज ऑरेस्टेड ने की थी। किसने की थी, ऑरेस्टेड ने की थी। आगे देखते हैं मित्रों, प्रिंटिंग प्रेस गुटेनबर्ग ने बनाया। बैक्टीरिया की खोज लेवेनहॉक ने की, लेकिन ऑक्सीजन प्रिस्टले ने। किसने, प्रिस्टले ने। और हाइड्रोजन की खोज जो की थी किसने की थी, कैवेंडिश ने की थी। तो इसमें ऑप्शन सी और डी दोनों गलत हैं, ठीक है ना। लेवासिए किस लिए प्रसिद्ध हैं, तो ध्यान रखेंगे लेवासिए को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। और पास्कल आप जानते हैं दाब संबंधित नियम, गैसों के संबंधित नियम दिए थे। अगला सही मिलान करें। माइक्रोवेव ओवन बनाया था पर्सी स्पेंसर ने, सही है। ट्रांसफार्मर फैराडे ने बनाया था, बर्नियर ने नहीं। किसने बनाया, फैराडे ने। बैटरी बोल्टा ने बनाया था, बैटरी का आविष्कार किसने किया, बोल्टा ने। और वर्नियर कैलिपर्स का इस्तेमाल किसने बनाया था, बर्नियर ने। वर्नियर कैलिपर से क्या नापते हैं, छोटी वस्तुओं को, पतली वस्तुओं को नापा जाता है, उनकी लंबाई नापी जाती है, ठीक है ना। अगला देखते हैं, ट्रांसफार्मर की खोज माइकल फैराडे ने। मार्कोनी ने किसकी खोज की थी, रेडियो और वायरलेस की खोज की थी। चलिए सर आगे देखते हैं। सापेक्षता का सिद्धांत दिया था आइंस्टीन ने। तो 4 वैज्ञानिक हैं, चारों के बारे में थोड़ा वो देख लेते हैं। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की, बोर ने एटॉमिक मॉडल दिया। बोर ने क्या दिया था, एटॉमिक मॉडल दिया था। आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। साथ ही याद रखेंगे न्यूटन ने चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। आगे देखते हैं मित्रों, सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन। मैडम क्यूरी ने क्या किया, रेडियम की खोज की। इन्हें 2 बार नोबेल मिला था। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की। फैक्ट्री में ही बम विस्फोट होने की वजह से इनका निधन हुआ। और इनके द्वारा जो पैसे जमा किए गए थे उन्हीं पैसों के ब्याज के रूप में हर वर्ष नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं स्वीडन के द्वारा, ठीक है ना सर। चार्ल्स डार्विन ने सर्वोत्तम की उत्तरजीविता का सिद्धांत दिया। और इनकी एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज किसने लिखी, चार्ल्स डार्विन ने। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने। अवोगाद्रो ने क्या दिया मित्रों, तो अवोगाद्रो संख्या एक कॉन्सेप्ट है 6.023 गुणे 10/23। n का मान कितना होता है, 6.023 गुणे 10/23। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया, डायनामाइट का। आगे देखते हैं मित्रों, हाइड्रोजन बम का आविष्कार तो एडवर्ड टेलर ने किया था। किसने, एडवर्ड टेलर ने। यही ध्यान रखेंगे, परमाणु बम का आविष्कार ओपेनहाइमर और ऑटो हॉर्न ने किया था, ठीक है ना। अब देखिए हाइड्रोजन बम जो होता है नाभिकीय संलयन सिद्धांत पे काम करता है। किस पे काम करता है, नाभिकीय संलयन सिद्धांत पे। नाभिकीय संलयन सिद्धांत में क्या होता है, 2 छोटे नाभिक जोड़ते हैं, बड़ा नाभिक बनाते हैं और अपार ऊर्जा मुक्त होती है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत भी क्या है, नाभिकीय संलयन है। और जो परमाणु बम होता है वो किस सिद्धांत पे काम करता है, तो नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पे काम करता है। किस पे काम करता है मित्रों, नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोलिसिस के नियम दिए, तो फैराडे ने दिए थे। किसने दिए थे, फैराडे ने सर। केल्विन तापमान का फार्मूला दिया, तापमान का एक पैमाना दिया। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया। आर्किमिडीज ने क्या किया, प्लवन का सिद्धांत दिया। प्लवन का सिद्धांत किसने दिया, आर्किमिडीज ने। जल स्थानांतरण के सिद्धांत वही प्लवन का सिद्धांत। इसका मतलब क्या है मित्रों, प्लवन का सिद्धांत किसने दिया, तो आर्किमिडीज ने। केपलर किस लिए प्रसिद्ध है, इन्होंने ग्रहों की गति के 3 नियम दिए। ग्रहों की गति के नियम किसने दिए, केपलर ने दिए। आगे देखते हैं सर, टूटकर गिरते हुए पिंडों के सिद्धांत की खोज किसने की थी, गैलीलियो ने। डायनमो की खोज फैराडे ने। भारी पानी जिसको हम लोग D2O कहते हैं, क्या कहते हैं, D2O, भारी जल की खोज यूरे ने की थी। ये कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, इसका सूत्र होता है D2O। इसका जो
क्वथनांक होता है पानी से अधिक होता है, तभी ना इसको शीतलक के रूप में इस्तेमाल करेंगे। किससे अधिक होता है? पानी से अधिक होता है, ठीक है ना। ये नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक और शीतलक दोनों तरह से यूज किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक और शीतलक दोनों तरह से यूज किया जाता है। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक थॉमसन ने किसकी खोज की थी? इलेक्ट्रॉन की रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन की मोजले ने। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज की थी मित्रों। किसकी खोज की थी? आधुनिक आवर्त सारणी की, जो किस पर आधारित है? परमाणु क्रमांक पर आधारित है। इस समय कितने तत्व माने जाते हैं? 118 तत्व माने जाते हैं। कितने तत्व माने जाते हैं? 118 तत्व माने जाते हैं। और आवर्त सारणी की खोज सबसे पहले किसने की थी? मेंडलीफ ने, जो परमाणु भार पर आधारित थी। वर्तमान में इसे अमान्य घोषित कर दिया गया। क्या किया गया है? अमान्य घोषित किया गया है। अगला देखते हैं सर। डीआरडीओ द्वारा सतह से सतह पर मार करने वाली अंतर महाद्वीपीय आईसीबीएम, यानी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है मित्रों? तो आईसीबीएम मिसाइल हमारी है पहली अग्नि 5। इसकी पहली प्रायोगिक उड़ान हुई थी, परीक्षण हुआ था 2012 में। इसकी मारक क्षमता होती है 5000 किलोमीटर से अधिक, 5000 किलोमीटर से अधिक होती है। आगे देखते हैं मित्रों। इसरो द्वारा प्रक्षेपित मार्स ऑर्बिटर मिशन, ठीक है ना, सीधा सीधा बोलिए मंगलयान। तो मंगलयान को 18 में कितने साल हो गए? 4 साल। मंगलयान कब कक्षा में स्थापित हुआ था? 2014 में। अभी हाल ही में न्यूज़ मिली है कि इसका इसरो से संपर्क कट गया है, ठीक है मित्रों। अगला देखते हैं। 1975 में भारत का पहला उपग्रह क्या था? आर्यभट्ट। दूसरा अगर कहेगा तो भास्कर, ध्यान रखेंगे। दूसरा कौन सा था? भास्कर 1979 में। एप्पल हमने 1981 में, ठीक है ना। और रोहिणी 1980 में, ठीक है ना। अगला देखते हैं। किस संस्थान को भारत का पहला आईआईटी? तो भारत का पहला आईआईटी खड़गपुर है। खड़गपुर जानते हैं किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है। खड़गपुर किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में है। आगे देखते हैं मित्रों। भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी हैदराबाद में स्थित है। यहीं पे ध्यान रखेंगे मित्रों, हैदराबाद में ही डीएनए फिंगर प्रिंटिंग संस्थान भी है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग संस्थान, ठीक है। और हैदराबाद में ही ग्रामीण विकास संस्थान भी है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, ये भी कहाँ है? हैदराबाद में है, ठीक है ना। अगला, इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति को प्रायोगिक रूप से पहली बार किसके द्वारा सिद्ध किया गया? डेविसन और जर्मर के द्वारा। चलिए साहब आगे देखते हैं। कैप्टन राकेश शर्मा किस वर्ष सोवियत संघ के साथ अंतरिक्ष में गए? 1984 में रूस के सहयोग से गए थे। इसीलिए एस्ट्रोनॉट होंगे कि कॉस्मोनॉट होंगे? तो कॉस्मोनॉट होंगे। आगे देखते हैं सर। माचिस की डिब्बी में जब माचिस की तीली टकराती है तो घर्षण होगा, तो कौन सी ऊर्जा होगी? रासायनिक ऊर्जा, क्योंकि वहाँ कौन सा फास्फोरस लगा है? लाल फास्फोरस, वही जल जाता है। तो कौन सी ऊर्जा होगी? रासायनिक ऊर्जा होगी, रासायनिक ऊर्जा होगी। आगे देखते हैं सर। जेट इंजन किस घटना के आधार पर काम करता है? तो रैखिक संवेग संरक्षण सिद्धांत पर काम करता है। जितने उपग्रह भेजे जाते हैं या यान भेजे जाते हैं, किसके माध्यम से भेजे जाते हैं? जेट इंजन के सहयोग से भेजे जाते हैं। जेट इंजनों में ध्यान रखेंगे, ईंधन जो होता है द्रव हाइड्रोजन होता है, और उसको जलाने के लिए द्रव ऑक्सीजन लेकर जाते हैं। क्या लेकर के जाते हैं मित्रों? द्रव ऑक्सीजन लेकर के जाते हैं। अब यहाँ एक प्रश्न आता है कि कौन ज़्यादा ऊंचाई, मित्रों इसमें एक गलती हो गई। गलती ये है कि जेट इंजन जो है रैखिक संवेग संरक्षण सिद्धांत पे काम करते हैं, लेकिन इनके लिए ये वायुमंडल में ही उड़ सकते हैं, वायुमंडल में ही उड़ सकते हैं, ठीक है ना। रॉकेट इंजन जो होते हैं, रॉकेट इंजन ये उपग्रहों को लेकर के जाते हैं, यानों को लेकर के जाते हैं, ये वायुमंडल के बाहर भी उड़ सकते हैं। और रॉकेट इंजन में जो ईंधन होता है वो द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन होता है, वायुमंडल से बाहर जा सकते हैं। इसीलिए अलग से इनके लिए ऑक्सीजन के सिलेंडर रखे जाते हैं कि हाइड्रोजन को जलाया जा सके। तो आपके दिमाग में एक प्रश्न होना चाहिए, कौन अधिक ऊंचाई पे उड़ेगा, जेट की रॉकेट? तो हमें ध्यान रखना है अधिक ऊंचाई पे कौन सा इंजन जाएगा? रॉकेट इंजन जाएगा, ठीक है। एक प्रश्न और मित्रों, थोड़ा सा बोलने में गड़बड़ी हो गई थी कि जो विद्युत फ्यूज होता है, जो विद्युत फ्यूज होता है वो लेड प्लस
टिन होता है, लेड प्लस टिन होता है। हमने आपसे जिंक बोल दिया था तो गलत हो गया था। तो ये लेड प्लस टिन होता है, इसका गलनांक क्या होता है, कम हो जाता है, लेड प्लस टिन होता है, सॉरी। चलिए आगे देखते हैं। चंद्रयान भारत ने पहली बार कब भेजा, 2008 में, ये सफल रहा था। हमने दूसरा चंद्र मिशन चंद्रयान 2 2019 में भेजा था, जो चंद्रमा की कक्षा में स्थापित होते होते नष्ट हो गया था, यानी यह असफल रहा था। क्या हुआ था, असफल रहा था। आगे देखते हैं, कह रहे हैं कि चंद्रयान 2 जब भेजा गया 2019 में, उस समय इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर के सिवन थे, यह असफल रहा था। हमने अपना पहला मंगल मिशन 2014 में किया, जो सफल रहा था। अंटार्कटिक में भारत का नया बेस है, ठीक है ना। अब देखिए, अंटार्कटिक में नया बेस 2014 में बनाया गया भारतीय नाम से। हमारे अंटार्कटिक में 3 रिसर्च स्टेशन हैं। गंगोत्री, जिसको हम लोग दक्षिणी गंगोत्री बोलते हैं, ये 1984 में स्थापित किया गया। उसके बाद से मैत्री स्थापित किया गया, और सबसे बाद में भारती। तो दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती 3 स्टेशन हमारे हैं। कहाँ पे, अंटार्कटिक में। अंटार्कटिक किसे कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव को कहते हैं। किसको कहते हैं मित्रों, दक्षिणी ध्रुव को कहते हैं। भारत का पहला अभियान जो हुआ था अंटार्कटिक का, वो डॉक्टर एस.जेड. कासिम के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था, डॉक्टर एस.जेड. कासिम के नेतृत्व में 1981 में हुआ था, ठीक है ना। आगे देखते हैं, अंटार्कटिक में भारत के कितने अभियान, तो अभी बताया गया आपको, 3 अभियान। वर्ष 2015 में भारत द्वारा अंटार्कटिक में स्थापित अनुसंधान स्टेशन भारती 2015 दिया है, लेकिन 2014 में भारती बना था मित्रों। आगे देखते हैं, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है। ये देखिए, यह इंडिया और प्लस रसिया का ज्वाइंट वेंचर है। इसका नाम ऐसे रखा गया, हमारी ब्रह्मपुत्र नदी, उनकी मस्कवा नदी, दोनों मिला के क्या बना दिया गया, ब्रह्मोस बना दिया गया। ये क्या है, एंटी क्रूज सुपरसोनिक मिसाइल है। कैसी है, एंटी क्रूज सुपरसोनिक मिसाइल है, ठीक है सर। इसकी दूरी जो है 290 मील है। इसकी मारक क्षमता कितनी है, 290 मील है, और इसकी गति 2.8 मैक से 3 मैक तक है। 2.8 मैक से 3 मैक तक है। और अभी हाल ही में भारत ने निर्णय लिया है कि भारत पहली बार इस मिसाइल को किस देश को बेचेगा, तो फिलीपींस को बेचेगा। कौन, भारत। यह प्रश्न आ सकता है कि भारत ब्रह्मोस मिसाइलें सबसे पहले किस देश को बेचेगा, तो फिलीपींस को बेचेगा। आगे देखते हैं, कौन सा नियम सही नहीं है, अवगाद्रो का नियम, एक ही तापमान और दबाव में सभी गैसों की बराबर मात्रा में अणु संख्या बराबर होती है, सही है। बॉयल का नियम, गैसों में दबाव और मात्रा के बीच संबंध, सही है। संक्रमण का नियम, व्यक्ति से व्यक्ति में संचारित होने वाली जीवित एजेंट के कारण होने वाली संक्रामक बीमारियां, ये भी सही है। और हेंज का नियम, यह गलत है। हुंड का नियम, परमाणु में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन एक ही ऊर्जा स्तर पर नहीं रख सकते हैं, इस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा मित्रों, ठीक है ना। यही ऑप्शन गलत होगा, ऑप्शन नंबर डी। एक साधारण लोलक की समय सीमा उसकी लंबाई पर डिपेंड करती है। देखिए सूत्र क्या है, T = 2π√L/g। तो यहाँ देखेंगे T L के समानुपाती है, यानी लंबाई बढ़ेगी तो आवर्तकाल बढ़ेगा। तो लंबाई बढ़ेगी तो आवर्तकाल बढ़ेगा, लंबाई घटेगी तो आवर्तकाल घटेगा। इसीलिए देखिएगा क्या होता है, जब लोलक की लंबाई बढ़ जाती है पेंडुलम की, तो क्या हो जाता है, घड़ी सुस्त हो जाती है, समय क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है मित्रों। गति जो कुछ समय के बाद खुद को दोहराती है, तो इसका आवधिक गति कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं, सरल आवर्ती गति कहते हैं। ध्यान रखेंगे, सेकंड लोलक जो होता है, सेकंड लोलक, उसका आवर्तकाल जो होता है मित्रों 2 सेकंड होता है। कितना होता है, 2 सेकंड होता है, 2 सेकंड होता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, घर्षण के संबंध में कौन सा विकल्प सही है। घर्षण गति का विरोध करता है, बिल्कुल सही है। घर्षण ना हो तो एक बार गाड़ी स्टार्ट कर लीजिए, अनंत काल तक चलती रहिए, लेकिन घर्षण नहीं होगा तो रुकेंगे भी नहीं। अगला देखते हैं, विसर्पी घर्षण सीमित घर्षण से थोड़ा सा कम होता है। विसर्पी घर्षण कम होता है सीमित घर्षण से। अगला, किस भारतीय संस्थान ने नेविगेशन सैटेलाइट में इस्तेमाल होने वाली परमाणु घड़ी को विकसित किया है, तो इसरो ने। किसने किया है, इसरो ने। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई आकाश गंगाओं के सुपर क्लस्टर को क्या नाम दिया गया है, तो सरस्वती। अगला है, CSIR द्वारा
भारत के स्वदेशी हल्के परिवहन विमान का डिजाइन और विकास किया गया है, तो कौन सा हो जाएगा, तो कौन सा होगा, सारस होगा। कौन सा होगा, सारस होगा। इसरो का मुख्यालय, तो देखिए इसरो बना था 1969 में, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। नई दिल्ली में डीआरडीओ का मुख्यालय है, डीआरडीओ 1958 में बना था। अहमदाबाद में इसरो का स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है। कौन सा सेंटर है सर, इसरो का स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है, सैक, ठीक है ना। अगला देखते हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर 1954 में बनाया गया, कहाँ, ट्राम्बे महाराष्ट्र में, मुंबई में। टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है, 4.76। प्रश्न ऐसे ही हैं, आगे देखते हैं। प्रकाश वोल्टेज सेल क्या होता है, सोलर सेल होता है। क्या होता है, सोलर सेल होता है। ये करता क्या है, सोलर सेल सोलर ऊर्जा को किस में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। इसके साथ एक और पॉइंट ध्यान रखेंगे, इनमें अर्धचालक पदार्थों का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग करते हैं, अर्धचालकों का, मेनली किसका, सिलिकॉन का। सिलिकॉन नहीं है रहेगा ऑप्शन में तो जर्मेनियम लगा देंगे, एंटीमनी लगा देंगे, बिस्मथ लगा देंगे, लेकिन सबसे अधिक यूज किसका करते हैं, सिलिकॉन का। आगे देखते हैं मित्रों, स्टीफन हॉकिंग, अब इनका निधन हो चुका है, ये इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। इन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ठीक है ना, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। और इन्होंने ये घड़ी बनाई है, डूम्सडे क्लॉक। एक घड़ी बनाई दुनिया भर के सभी बड़े वैज्ञानिकों ने, जिसको कहा गया प्रलय की घड़ी, ठीक है ना। जब दुनिया परमाणु युद्ध की तरफ होती है तो डूम्सडे क्लॉक 12 बजाने लगती है, और दूर होती है तो नहीं बजाती। यही है डूम्सडे क्लॉक, यानी प्रलय की घड़ी। और एक ऐसे वैज्ञानिक थे स्टीफन हॉकिंग, तो भौतिक वैज्ञानिक थे, भौतिक विज्ञानी, जिंदगी में कभी भी व्हीलचेयर से नहीं उठे। अगला, बोसान कणों की खोज सत्येंद्रनाथ बोस ने की थी। किसने, सत्येंद्रनाथ बोस ने। और जगदीश चंद्र बोस ने क्या खोजा था, तो केस्कोग्राफ, जो पौधों में वृद्धि का मापन करता है। केस्कोग्राफ क्या करता है, पौधों में वृद्धि का मापन करता है। आगे देखते हैं मित्रों, लोहे की एक छोटी सी गोली पानी में डूब जाती है, जहाज तैरता रहता है, तो यही तो आर्किमिडीज का प्लवन का सिद्धांत है, यूरेका, यूरेका। आगे देखते हैं सर, विद्युत चुंबक किससे तैयार किए जाते हैं, नरम लोहे से। किससे तैयार किए जाते हैं, नरम लोहे से। ध्यान रखेंगे, जो प्राकृतिक चुंबक होता है वो कम शक्तिशाली होता है, कृत्रिम चुंबक अधिक शक्तिशाली होता है। इतने शक्तिशाली हैं कि मैग्नेट ट्रेनें बनाई गई हैं। मैग्नेट ट्रेन बनाने वाला पहला देश कौन सा है, तो जापान है, ठीक है ना। अब यहाँ चुंबक का एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा मित्रों। मान लीजिए चुंबक है, इसका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है ना। ये चुंबक अगर 6 सेंटीमीटर लंबा है, तो जो इसके पोल होते हैं इनके बीच की जो दूरी होती है 5 ही सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, यानी ध्रुव कभी किनारे पर नहीं होते। अगर 6 सेंटीमीटर लंबा है तो ध्रुवों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, यानी ध्रुवों के बीच की दूरी जो होती है लंबाई के 5/6 हो जाती है। आगे देखते हैं मित्रों, कौन सी युक्ति विभिन्न उपकरणों को श्रेणी क्रम में जोड़ने में काम आती है, स्विच। किसमें आती है, स्विच। इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणालियों में शोर, तो शोर क्या है, तो जो अवांछित सिग्नल, जो संदेश सिग्नल के प्रसारण और प्रसंस्करण में बाधा डालते हैं, ठीक है ना। नॉइज क्या है, जो किसी भी कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करता है, वो क्या है, नॉइज है, ठीक है ना। आगे, भारत की हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल, तो जानते हैं अस्त्र, ये हल्की मिसाइलें होती हैं, जहाज से ही ऊपर जहाज को मार दिया जाएगा। लेकिन ये बताइए, अग्नि वगैरह, अग्नि जैसी मिसाइलें क्या होंगी, अग्नि जैसी मिसाइलें ऐसी हो जाएंगी कि वो भारी मिसाइलें होती हैं, वो सरफेस से सरफेस पे मार करती हैं, सतह से सतह पे मार करती हैं। अगला देखते हैं, फिर हवा से हवा मार करने वाली अस्त्र, किसको एक ही विषय में 2 बार नोबेल मिला है, तो जॉन बार्दिन को 2 बार मिला था भौतिकी के क्षेत्र में। मैडम क्यूरी को 2 बार मिला है, लेकिन एक बार केमिस्ट्री के लिए और एक बार फिजिक्स के लिए, ठीक है ना। अगला, किसको विभिन्न विषयों में 2 बार मिला, नोबेल मिला है, तो मैडम क्यूरी, ठीक है ना। अगला, स्टीयरिंग में फ्री प्ले किसके कारण होती है, तो स्टीयरिंग के ढीले होने के कारण। आगे देखते हैं मित्रों, किसी बस की चाल बढ़ने पर ही रोशनी का बढ़ना या किसी स्थिति को बताता है, तो बैटरी खराब है, कमज़ोर बैटरी। आप ही देखते हैं, आपकी गाड़ी की बैटरी खराब हो जाती है तो क्या होता है, आप किक मारते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं, लाइट जलने लगती है, गाड़ी बंद करते हैं, लाइट बंद हो जाती है, ठीक है ना। चलिए मित्रों, इस प्रकार हमने
फिजिक्स के जितने भी प्रश्न यूपी ट्रिपल एस सी में आए हुए थे इनकी चर्चा कर दी। ये आगामी यूपी ट्रिपल एस सी की सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर आपको कोई भी समस्या किसी भी प्रश्न में होती है तो आप हमको टेलीग्राम चैनल पर संपर्क कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।